अगर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हुई तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा 2000 आल्सो रेवेन्यू, 2000 आल्सो रेवेन्यू। पैसा लॉन्ग लाइफ तक, एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लिया मैं हूं बैंक और मैंने क्या किया, किसी कस्टमर को इंस्टॉलमेंट उससे लेनी थी 1 लाख रुपए, 1 लाख के अंदर 80,000 रुपए प्रिंसिपल था और 20,000 रुपए ब्याज था। अब मैंने कहा भाई क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए, अब 1 लाख पे 10% और ब्याज मिलेगा 10,000 रुपए। आप इस 10,000 की बात कर रहे हो जो एक्स्ट्रा ब्याज आएगा, दैट इज जस्ट सिंपल अर्निंग। क्योंकि बेटा उससे ना नंबर ऑफ कार्स मेरी फालतू नहीं बिकी, नंबर ऑफ लोन फालतू नहीं बिके। क्या हुआ, वही पैसा अगर मेरे पास आ जाता तो मैं उसको लगाकर ब्याज कमाता और वो ब्याज रिकवरी रेवेन्यू हुई होती। वो पैसा सपोज करो अगर डिफॉल्ट ना होता, पैसा आ जाता तो मैं उसको लगा के वही तो ब्याज कमाता ना, तो वो ब्याज भी कहलाता क्या, रेवेन्यू। दैट इज रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस। इफ यू डिफॉल्ट, जैसे फाइन था, सिनेमा ने फाइन किया, सरकार को फाइन मिला, सरकार के लिए वो क्या है, हमारे लिए तो रेवेन्यू, उसके लिए भी रेवेन्यू है, क्योंकि इस तरह की चीजें होती रहती हैं। उससे सरकार के यहां पे से सिनेमा के इशू ज्यादा नहीं हो जाएंगे। क्लियर। आओ बच्चों आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ जी देखो, एक्सपेंसेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट दिल्ली। ठीक है भाई, दिस वाज फॉर एडवर्टाइजिंग दियर न्यू स्कूल बैग, कोई नया स्कूल बैग निकाल रहा हूं, एंड अदर बुक्स स्टेशनरी विच दे वांट टू मार्केट। बेटा कोई स्कूल है जो अपने नए बैग बेचना चाहता था, जो अपनी नई बुक्स निकालना चाहता है था, उसने क्या किया बेटा, किसी भी तरह से मार्केट जनरेट करनी है, वही वाली बात है। अगर हैवी खर्चा कर रहे हैं टूर्नामेंट बुलाकर तो उनका बेनिफिट कई वर्षों तक होगा, क्या कहलाएंगे, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस। द पर्पज ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट इज टू एडवर्टाइजमेंट सम न्यू प्रोडक्ट्स। नए उन्होंने काम शुरू किया था। दिस एडवर्टाइजमेंट मे हैव एंड्यूरिंग बेनिफिट्स so far as marketability of the new product. This expense may be treated as deferred revenue. ऐसा नहीं कि उससे 1 ही साल की मार्केट बनेगी, किसी को कोई डाउट। मैं बताऊं कई कोचिंग वाले करते हैं, हालांकि हमें भी सोच रहे थे कि ऐसे करें, पर हमने सोचा कि यार जब एडवर्टाइजमेंट पैसा फेंक ही नहीं रहे तो फेंकेंगे नहीं। मेरा तो मानना है कि एडवर्टाइजमेंट में ना पैसा कूड़े में फेंकना होता है। असली एडवर्टाइजमेंट ये होता है जो मैं अंदर कहता हूं आपसे, भाई अगर अच्छा लगे तो 1 को बोल दे, बुरा लगे तो 10 को बोल दे। आज तक 1 पैसे का पैम्पलेट तुमने मार्केट में छपा नहीं देखा होगा मेरा। और गाजियाबाद की पिछली बार तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेरे पास थी। रीजन सिर्फ एक, बेटा अंदर होता है एडवर्टाइजमेंट, मेरा तो ऐसा मानना है। अब ये जो चीजें बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, मैं भी अगर और कोचिंग सेंटर की तरह क्या करूं, बैग छाप दूं, उस पर अपना नाम छाप दूं। वो बैग किसमें यूज होंगे, सब्जी ले, हाँ बच्चा लेके घूमता ही नहीं भाई, उनके मम्मी पापा को लेके घूमते रहते, कहाँ, मंडी में। अच्छा आपका बच्चा यहाँ जाता है बात समझ लो, होना कुछ नहीं है। मेरा तो मानना है भैया, ये पता है क्या होगा, कोई गांव से बिलोंग करते लोग गांव में भेज दो, खेत में जाने के काम आएगा भाई, और वहीं यूज हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। कोई लेके नहीं जाता उसे मार्केट में, वो कहता है ये मैं लेबल चिपका के घूमूंगा इसका, बात समझ लो। खैर एक बार को तो लेकिन हो जाता है। उस बैच में तो बच्चा आता है ना, कह रहे एंट्री तब दूंगा जब तू बैग लेके आएगा यानी मार्केट में आते आते नाम घूमेगा, उसका इफेक्ट 1-2 अटेम्प्ट तक रहेगा। तो ऐसा खर्चा क्या होता है, डेफर रेवेन्यू, फिर बाद में फिर नहीं देते वो बैग। खैर छोड़ो, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रायल रन ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड मशीनरी। हाँ क्योंकि यहां पे लिख रखा है, अब फंसे ना, आ जाए। अभी भी है कोई सही आंसर कोई नहीं है। आओ बेटा देखिए जरा, कैपिटल है तो क्यों है देखो भाई, एक नई मशीनरी लेके आए जैसे रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, रिकॉर्डिंग करा रहे हैं तो एक असेट्स तैयार कर रहे हैं, परमानेंट असेट्स। उसको यूट्यूब मतलब उसको दूसरी साइट्स पर डालेंगे जहां से रेवेन्यू जनरेशन होगा, नो डाउट। कुछ बच्चे जो आ नहीं सकते या दूर हैं, वो घर बैठे बैठे नेट से क्लास देख सकते हैं इजीली, यही क्लास जो इतनी डिटेल में हो रही है। या जो बच्चे लेट एडमिशन ले रहे हैं अभी, उनको बैकअप देना होता है, बार बार तो टीचर को पेमेंट नहीं कर सकते ना, इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, इतना रेंट सफर कर सकते, तो क्या होता है उनको हम बैकअप इसके जरिए हम पूरा करा देंगे। तो इससे डेफिनेटली क्या होगा बेटा, इससे डेफिनेटली क्या होगा,
रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, अब रिकॉर्डिंग एकदम से थोड़ा ना, पिछले बैच में हमने 1.5 लाख के आसपास पैसे बेकार कर दिए सिर्फ इसी चीज में, क्योंकि हमने गलत टीम को चुन लिया था और उन्होंने क्या किया, रिकॉर्डिंग के पर्पज से एक तरह से समझ लो वो हमारे लिए ट्रायल था। लेकिन और मान लें इस बैच में हमें 6 लाख रुपए की मान लें कोर्स पड़ रही है और पिछली बार में ट्रायल में 1.5 लाख वेस्ट कर दिए। आप मुझे सिर्फ बताओ, रिकॉर्डिंग की कोर्स जो है, इस असेस की कोर्स मेरी 6 लाख है या 7.5 लाख है? पक्का? क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रायल वी आर डूइंग द मेन थिंग, जो मेन है बेटा ट्रायल रन के दौरान। लेकिन एक चीज और है, उस ट्रायल के दौरान हमने 3-4 बच्चों की फीस रिकवर कर ली थी। उस ट्रायल में ही 3-4 बच्चों की फीस रिकवर कर ली थी बिकॉज ऑफ ट्रायल। उस समय ये फायदा हो गया, मान लिया 60,000 रुपये 4 बच्चों की फीस सपोज करो रिकवर हो गई। ट्रायल के दौरान कुछ प्रोडक्शन हुआ, रेवेन्यू जनरेशन हुआ। अब बताओगे, अब बताओ रिकॉर्डिंग की कॉस्ट 6.5 लाख रुपए है, सॉरी 7.5 लाख रुपए है या 7.5 लाख में से वो 40,000 घटाने के बाद है? 7.5 लाख में से बेटा 40,000 घटाने के बाद। आओ मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में ना आया हो। बेटा एक मशीन आपने लगाई 1 लाख रुपए की, लाने इंस्टॉल करने में खर्चे हो गए बेटा 10,000। आपने कहा चलो ट्रायल करके देखते हैं कि मशीन हम चला भी पाएंगे अपने आप पे, चलेगी कि नहीं चलेगी। होता है ना, जब आप ट्यूब भी लेके आते हो तो जलवा के देखते हो, ट्रायल लेके आते हो वहां पे। आपने ट्रायल लिया, उसमें बेटा 20,000 रुपये खर्च हो गए, लाइट वाइट दुनिया भर के सब ड्रामे हुए, बहुत सारे खर्चे हुए, सारे खर्चे बेटा 20,000 रुपये के खर्च हो गए। आप क्या बोलेंगे, हमें मशीन कितने की पड़ी? 1,30,000। 5-10 दिन तक ट्रायल चला होगा। फिर बेटा उस 20,000 के खर्चे के दौरान आपने 5,000 की रेवेन्यू रिकवरी, जो प्रोडक्ट बनाए वो 5,000 रुपए के बिक गए। बोलो तो कॉस्ट कितने की? 1,30,000 माइनस 5,000। ट्रायल रन के दौरान जो खर्चा है वो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ेगा क्योंकि वो रेडी टू यूज से पहले का है। लेकिन उस खर्चे की वजह से जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ बेटा वो रिकवरी ऑफ दैट ट्रायल रन कॉस्ट है। तो बेटा वो खर्चा कितना होगा? 20,000 माइनस 5,000 जाके जुड़ेगा। क्लियर? आओ जी, तो कहने का मतलब क्या है, ट्रायल रन जो है वो क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये किसके लिए? इंस्टॉल करने के लिए, इसके बिना मशीन इंस्टॉल नहीं होगी। नेक्स्ट, मनी डिपॉजिटेड विद द होलसेलर एज ए सिक्योरिटी। बोलो बेटे, देखे कौन बताए। मनी आपने डिपॉजिट कर रखी है होलसेलर के पास एज ए सिक्योरिटी। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, रिवेन्यू, क्योंकि कैपिटल कितने कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंस कितने कहते हैं? कितने कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंस? आपसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। सपोज कीजिए मैंने सोचा कि भाई मान लिया कोई बच्चा ऐसा ना हो कि शैतान बच्चा आ जाए, तो मैंने क्या किया, 15,000 फीस के अलावा सबसे 3-3 रुपये सिक्योरिटी के जमा कराई और मैंने कहा भैया तुम्हें तब रिफंड होंगे जब तुम्हारा बैच पूरा हो जाएगा। सिक्योरिटी। आप बताओ 3,000 रुपये, पहली बात तो बताओ आपका खर्चा है बेटा? ये खर्चा ही नहीं है, ये खर्चा ही नहीं है। रिवेन्यू और कैपिटल का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आपने सिक्योरिटी जमा कर रखी है, कल को आप उसके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करते हो तो आपको वापस मिल जानी है। दैट इज नॉट खर्चा। कहीं पे रेंट पे कोई चीज लेते हैं, हमने भी यहाँ पे रेंट पे ली है, पगड़ी बोलते हैं ना, पगड़ी, रसम पगड़ी नहीं कह रहा मैं हाँ, मैं पगड़ी की बात कर रहा हूँ ना, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में क्या होता है बेटा? 2-3 महीने का रेंट एडवांस में एज ए सिक्योरिटी ले लेते हैं। वो इसलिए कहीं ऐसा ना हो किराएदार एकदम से भाग जाए, कल को आके मैं तो नहीं आ रहा, कल से किराएदार, अब एकदम से किराएदार कहाँ से आसमान से टपकेगा थोड़ा ना। उन्हें भी सदमे को देखने के लिए कुछ पीरियड चाहिए होता। उस नोटिस पीरियड के कंपनसेशन के लिए वो सिक्योरिटी के रखते हैं ताकि किराएदार जब छोड़ के जाए तो हमें इतना मौका दे कि हम नया किराएदार ढूंढ सके और उस ऐसे का प्रॉपर यूज कर सकें। क्लियर बेटा? तो जब जाएंगे तो वो सिक्योरिटी मिलेगी ना। तो दैट इज व्हाट इज दैट एक्सपेंस? नहीं, वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस है ही नहीं। कैपिटल रिवेन्यू का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मनी डिपॉजिटेड, बेटा बैंक में भी तो पैसा जमा रखते हैं, इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज ट्रीटेड एज एन असेट्स, करंट एसेट्स है बेटा। फ्री गिफ्ट्स टू कस्टमर्स ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। बोलो, शुरू में पिज्जा फ्री बांटा गया था, लो टेस्ट करके देखो ना, सर प्लीज टेस्ट करो ना, बाद में कहने और कराओ, नहीं अब पैसे लगेंगे सर बात समझ रहे हो? शुरू में जो टेस्ट कराया गया था दैट वाज एक्सपेंस, दैट वाज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस।
भाई वो इसीलिए तो था, ट्रायल जैसे कोचिंग में आते हो, एडमिशन लेने से पहले कई बार बच्चे कहते हैं कि फीस लो, मैंने कहा नहीं, आप पहले ट्रायल लो। ट्रायल पीरियड क्या है, इसीलिए ना आप टेस्ट करो, आपको लगे समझ में आया कि हाँ वाकई में दम है इन क्लास में तो हम लेंगे एडमिशन। तो वो जो खर्चा होता है उस ट्रायल के दौरान भी तो बेटा किराया जाता है, उस ट्रायल के दौरान भी तो टीचर का पेमेंट जाता है, उस ट्रायल के दौरान भी तो लाइट खर्चा होता है। दैट खर्चा व्हाट, दैट इज रिवेन्यू। नेक्स्ट, अगर कोई गिफ्ट इतने ज्यादा दे जाए, बहुत ज्यादा, 3-4 साल तक गिफ्ट की जरूरत नहीं, डेफर। बात समझ गए? मेरे ख्याल पढ़ने की जरूरत भी नहीं, टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। नेक्स्ट, बोलो बेटे दिवाली एडवांस, एम्प्लॉय को सैलरी का एडवांस दे दिया बेटा, बोलो डेफर या रिवेन्यू? अब ये बोल रहा है नलायक एक्सपेंस नहीं है, बोलो बेटा डेफर। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। आप किसी को एडवांस देते हो, ठीक है ना, वो क्या है, वो खर्चा थोड़ा है, वो तो आपने उसकी जेब में डाल दिया। लोन्स ऑन एडवांस, आप किसी को कर्जा नहीं दे सकते क्या? कर्जा देना इज नॉट खर्चा, सीधी सी बात है। लोन अगर आप दे रहे हो दैट इज नॉट एक्सपेंस। क्लियर भाई? बिल्कुल सही कह रहे हो, पर प्रीपेड अगले पीरियड के लिए आता है, अगले पीरियड के लिए आता है। हाँ जी नेक्स्ट, अच्छा डाउट है इनका कि सर प्रीपेड नहीं हो सकता क्या? हाँ जी दोस्त बोलो। डेफर, हाँ हाँ जी, अबे डफर नहीं, वो डेफर बोल रहा है, नलायक बोल रहे हैं इधर से, नहीं बोल रहे हैं डफर बोल रहा है, बट डफर नहीं बोल रहा, डेफर बोल रहा है। हाँ बेटा बोलो भाई, सुनो दोबारा से बोलो प्लीज। नहीं दोस्त मेरी बात सुनो, पहली बात तो डेफरमेंट या प्रीपेड, डेफरमेंट या प्रीपेडमेंट या प्रीपेडनेस ये नेक्स्ट पीरियड के लिए आती है। आपने एडवांस दिया यानी ये इसने अगले साल की थोड़ा ना बोला, यानी आपने इसी वर्ष में भाई काम कर रहा हो, दिवाली पे एडवांस दे दे, चल भाई 2-3 महीने की सैलरी तो एडवांस ले ले फॉर द सेम ईयर। जब तक क्वेश्चन ना बोले नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है, तब तक हम उसको नाम प्रीपेड नहीं देंगे। बिल्कुल दोस्त, ये भी एडवांस है, लेकिन दोस्त प्रीपेड वर्ड हम एक एडजस्टमेंट के रूप में लेते हैं, नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में यूज होता है वो। मैं मानता हूं ये भी प्रीपेड ही है, लेकिन हम एडजस्टमेंट के रूप में जब लेते हैं ना इसको, ये नेक्स्ट ईयर के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, जो करंट ईयर की हम बात करें वो एडवांस वर्ड बोल देते हैं। फिर एडवांस और प्रीपेड दुनिया में अलग अलग नहीं रहेंगे अगर ऐसी बात होगी तो। एडवांस मतलब अगले महीने का, लो भैया एडवांस ले लो, चलो। जैसे क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, सैलरी महीना खत्म हुआ, नेक्स्ट महीने के बिगिनिंग में दी जाती है, कोई 7 में देता है, कोई 20 में। कई बार उसको एडवांस पड़ लो भाई अगले महीने दिवाली है, पकड़ लो एडवांस में सैलरी, बस आ जाओ आगे बढ़ो। नेक्स्ट, मनी एडवांस टू सप्लायर फॉर बुकिंग द गुड्स, बोलो बेटा इट इज आल्सो नॉट एन एक्सपेंस। ये क्या है बेटा, आपने एक एडवांस पेमेंट दे रखा, आपका पैसा आपकी जेब में ना होकर दूसरे की जेब में, बस। कोई डाउट? एक्सपेंस कब होगा, जब उनसे गुड्स खरीद लेंगे। नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस, देखो इसके बाद बचा है क्या? नहीं, सांस ले रहे हो, बस एक और। एंट्रेंस फीस ऑफ 2000 रुपीज रिसीव्ड बाय क्लब। बेटा क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे जो मैंने आपको कराए हैं। एग्जाम का कोई भी स्कैनर उठा लो, कोई भी उठा लो। हाँ जी, एंट्रेंस फीस 2000 रुपीज रिसीव्ड बाय ए क्लब। बेटा पहली बात देखो, एंट्रेंस फीस होती क्या है। जैसे जिम विम अगर कोई गए हो, या भूले भटके से नींद से उठ के गलती से घूमने चले गए हो और पूछा फीस क्या है, तो उसने आपको सुनाया होगा क्या, कि एक तो है सिक्योरिटी एंट्रेंस फीस और एक है पर मंथ की फीस। मान लो सपोज करो किसी जिम की फीस 1000 रुपये महीना है, सपोज कीजिए। पहले महीने में वो 1000 नहीं लेते, वो लेते हैं 2000 3000 इस टाइप से कुछ लेते हैं। तो जो मोर देन 1000 होता है मोर देन 1000 जो होता है वो दैट इज एंट्रेंस फीस। वो कहते हैं एंट्रेंस की फीस है, कोई उसे सिक्योरिटी की नाम देता है। रीजन, कहीं ऐसा ना हो आप यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का सामान वेट उठा के भाग ली। अब भागोगे भी तो जैसे 200-300 का वेट उठा के भागोगे, इतना सारे तो हाथी तो हो नहीं उठा लो सारा जिम, तो वो सिक्योरिटी के रूप में लेते हैं। कहीं ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए, फॉर कंपनसेशन दैट। बात समझ में आई? ये तो बेटा क्लब एक एनपीओ है, क्लब एक एनपीओ है। कुछ बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। नहीं बेटा, वो जो एंट्रेंस फीस है
और एक है रिकरिंग फीस। रिकरिंग फीस तो डेली रूटीन का काम है, रेवेन्यू। जो एंट्रेंस फीस है बेटा रोज रोज रिसीव नहीं होगी, और एक तरह से उनको मेंबरशिप दी जाती है। मेंबरशिप मतलब उनको बिजनेस का मेंबर ओनर टाइप से बनाया जाता है। तो बेटा वो ओनर की कैपिटल कहां जाती है? बैलेंस शीट में। तभी तो एनपीओ में जिन्होंने किया है कैपिटल फंड में ये पैसा जाता था, और वो समझ गए होंगे। इसीलिए बेटा ये क्या है? कैपिटल रिसीट्स। डन, आगे बढ़ो। क्लियर है दोस्त? आओ जी, सब्सिडी। तो सब्सिडी ऑफ ₹40,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज, अच्छा इज हाँ जी, सब्सिडी यहां कुछ डिफरेंट है। ये है कैपिटल, कैपिटल आएगा बेटा, कैपिटल आएगा क्योंकि ये रोज रोज नहीं मिलता। और इट इज नॉट ए नॉर्मल, ये है वो गलती जो मैं बता रहा था, इट इज नॉट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट रिसीव इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। डन, नेक्स्ट आओ बेटा आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम यूटीआई, अरे किसी से भी लो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर, दैट इज रेवेन्यू, क्योंकि वो बार बार मिलेगा और उससे कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम आईडीबीआई एज ए मीडियम टर्म लोन, रिसीव्ड लोन, काम खत्म, कैपिटल रिसीट्स, झंझट ही खत्म। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड, और ईमान जाग उठा। एक डेटर जो पहलवान था, बैड डेट्स कर चुका था, उसका ईमान जाग उठा, कह रहा ले बहुत मुझे दर्द आ रहा है, ले पकड़ पैसे। बताओ बेटे, रेवेन्यू रिसीट्स। डन, ये थी बेटा हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आइए, अभी तक पता हमने क्या किया? अभी तक हमने सिर्फ दो चीज की, रिसीट्स और एक्सपेंस, रिसीट्स और एक्सपेंस, और इसमें हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डाली। किसको बोलते हैं कैपिटल नेचर की रिसीट्स, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस, किसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस, और डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस। अब बात आती है बेटा प्रॉफिट की, इनकम या प्रॉफिट, कैपिटल इनकम और कैपिटल प्रॉफिट। बेटा कैपिटल इनकम या कैपिटल प्रॉफिट ये सिनोनियम है कैपिटल गेन्स का। ये आप देखोगे वैसे आईपीसीसी में एक चैप्टर है इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इट इज द इनकम विच इज नॉट रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, आओ जरा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं बेटा, मान लिया कोई बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपए और उसको बेच दिया गया 15,000 में। जो कॉस्ट है 10,000, मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, अगर किसी बिल्डिंग की कॉस्ट है 10,000 रुपए और उस बिल्डिंग को बेच दिया गया और सेल वैल्यू है उसकी 15,000 रुपए, मैं आपसे पूछता हूं ये जो कॉस्ट है ये एक्सपेंस है कि नहीं? पैसे का जाना खर्चा, पैसे का जाना खर्चा, ये खर्चा ये एक्सपेंस कौन से नेचर का है? कैपिटल एक्सपेंस। बेटा ये 10,000 रुपए है कैपिटल एक्सपेंस, और ये 15,000 इन्हीं का आना है, इसी हेड से आना है। ये क्या है? कैपिटल रिसीट्स। और 5,000 रुपए क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। पक्का? आओ जरा, ये 10,000 की बिल्डिंग, अगला एग्जांपल होगा, सुनो। ये 10,000 की बिल्डिंग, एक बार मैं एग्जांपल पूरा कर लूँ, फिर लेता हूँ। डाउट पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे? अबे कान खुजाने के लिए इतना लंबा हाथ उठाना पड़ता है, ये कह रहा है। अब बताओ यार, इससे बढ़िया तो ना जैसे जानवर नहीं होते पैर उठा के यूं जा रहा था, कम से कम डिस्टर्ब होने होते। हाँ बताओ। नेक्स्ट बेटा, बिल्डिंग है मान लिया 10,000 रुपए की कॉस्ट की और वो यूज हो चुकी है, 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है, बिल्डिंग बची हुई है 8,000 रुपए की। बिल्डिंग 10,000 रुपए की कॉस्ट की है और 2,000 रुपए डेप्रिशिएट हो भी चुकी है, और आज के टाइम पे उसकी बुक वैल्यू बची हुई है 8,000 रुपए की। उसको बेचा 15,000 रुपए में। ध्यान से सुनना, जो 2,000 का डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट लॉस में जा चुका है। अब जो 15,000 में बिल्डिंग बिकी है, कितने रुपए की बिल्डिंग बिकी? 8,000 रुपए की बिल्डिंग 15,000 में बिकी, टोटल 7,000 का प्रॉफिट है। अब इस 7,000 के प्रॉफिट को छांटना है हमें, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है या कैपिटल प्लस रेवेन्यू है? बोलो। अभी तक की बातों से लगता है ये सारा सारा कैपिटल प्रॉफिट है, लेकिन बेटा सुनो, इस 7,000 के अंदर
इस 7,000 के अंदर 2,000 उस डेप्रिसिएशन की रिकवरी है कि नहीं है? जितना पार्ट हम बिल्डिंग का भेज चुके हैं प्रॉफिट लॉस में खर्चा बनाकर, एक तरह से देखा जाए जो खर्च हो चुका है 2,000, उसकी रिकवरी भी तो इसी के अंदर है। तो बेटा इसमें से 2,000 अप टू द डेप्रिसिएशन अमाउंट विच हैव बीन डेप्रिशिएटेड इज कॉल्ड रेवेन्यू, बिकॉज डेप्रिसिएशन वाज मेड रेवेन्यू एंड रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन इज आल्सो रेवेन्यू। क्लियर? तो बेटा इस 7,000 के जो हिस्सा है, पहला 2,000 वो कहलाएगा रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट, और ओवर एंड अबोव कॉस्ट 5,000 इज कॉल्ड कैपिटल। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को? आइए जी, कीप इन माइंड ओनली, आपको पता है मैंने कीप इन माइंड के नाम से आपको हर चैप्टर के एंड में कुछ नोट्स बनवा रखे हैं। प्लीज बेटा, मैं बीच में इस वर्ड से पकड़ गया, मैं सोच रहा था बच्चों को याद दिलाऊं। बेटा हर चैप्टर के एंड में जो कीप इन माइंड डाल रखा है, स्पेशल पॉइंट डाल रखे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बन के आ सकता है, उससे ज्यादा पॉइंट नहीं है। उनको प्लीज जरूर पढ़ें, चैप्टर खत्म होते ही, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। कीप इन माइंड ओनली द प्रॉफिट रियलाइज ओवर एंड अबोव कॉस्ट, over and above cost should be taken as capital profit. Clear? And profit realized up to the depreciated part is treated as revenue because it is just like recovery of that depreciation. Next, the capital profit is shown in balance sheet as capital reserve. Clear? Next, कॉस्ट है 10,000, बुक वैल्यू है 6,000 और स्क्रैप वैल्यू है 12,000। प्रॉफिट कितना है टोटल? हाँ जी, अच्छा सॉरी मेरी गलती, सेल वैल्यू है 12,000। टोटल प्रॉफिट कितना आया? 12,000 माइनस 6,000, 6,000। अब इसमें से डेप्रिसिएशन वाला पार्ट तो इन दोनों का डिफरेंस है 4,000, 4,000 इज रेवेन्यू प्रॉफिट, और बाकी जो 10 से ऊपर रिकवरी कितनी? 2,000, दैट इज कैपिटल। क्या बात सब बच्चों को क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू प्रॉफिट, इनकम अराइजेज इन रेगुलर कोर्स ऑफ रनिंग द बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू प्रॉफिट। बेटा रेगुलर कोर्स में कैसे आती है बताओ? सेल ऑफ गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, डिविडेंड आर रिसीव्ड ऑन बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। क्या सब बच्चों को क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ बेटा यहां तक तो सबको क्लियर है ना? कोई चीज दिक्कत वाली तो नहीं है? किसी का कोई डाउट हो तो बोलो, वरना फिर मैं आगे नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहा हूं। बोलो हाँ जी, डाउट है? सीधे बैठो बेटा, दीवार के रखिए नहीं। बेटा एक टर्म है मार्शलिंग, ये हालांकि मैंने आपको बता दिया था पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मार्शल कोई राइटर है, उन्होंने उसमें इकोनॉमी में तो काफी अच्छी उन्होंने डेफिनेशन दे रखी, मार्शल रॉबिन्स। हाँ मेरे पता है अर्थशास्त्र होता था वहां पे, उसमें अर्थशास्त्र होता था, इकोनॉमिक को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। यूपी बोर्ड से कितने बच्चे हैं? गुड। मैं ये नहीं कह रहा बाकी बच्चे बैठे हैं मैं तो मतलब मुझे अपनापन लगता है ऐसे, उसमें मुझे ऐसा लगता है ना विदेशियों के बीच में बैठा हूँ। यूपी बोर्ड में अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र होता था 10th में शायद, और 12th में भी होता है, उसमें मेरे 74 मार्क्स थे। वहां मुझे आता मार्शल रॉबिन्स घुट गए थे एकदम बिल्कुल। तो वही मार्शल है बेटा, ये वही मार्शल। उसने एक फंडा अकाउंट में बोल दिया, उसने कहा बैलेंस शीट ना 2 तरह से बनती है। कैसे? पतले पतले ऊपर, मोटे मोटे नीचे, मोटे मोटे ऊपर, पतले पतले नीचे। यानी बेटा जो रेडी टू कन्वर्ट इन कैश है उनको पहले लिखेंगे बैलेंस शीट में, यानी कैश, बैंक, डेट, मतलब करंट एसेट्स ऊपर आ जाएगी, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सबसे नीचे फिक्स एसेट्स। ये तो क्या बेटा लिक्विडिटी ऑर्डर। लेफ्ट साइड में तो ये होगा क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी सबसे ऊपर, फिर लोन्स एंड देन कैपिटल। बेटा परमानेंस ऑर्डर में क्या होगा? ये चीज रिवर्स होती है, जो मेन बनाते हैं परमानेंस ऑर्डर में बनाते हैं। असेट साइड में बात करें तो जो सबसे परमानेंट एसेट्स होती है उसको पहले लिखेंगे, फिक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कम परमानेंट, फिर सबसे कम परमानेंट करंट एसेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे बेटा लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, देन लॉन्ग टर्म लोन्स, आफ्टर दैट करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस।
इसको बोलते हैं परमानेंस ऑर्डर, जहां पर परमानेंट चीजों को प्रायोरिटी के रूप में लिखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, बाकी तो ट्रायल बैलेंस तो हमने कर ही रखा था। अब थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, मुश्किल से आधे घंटे का। हाँ बेटा आओ देखो, कंटीजेंट असेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी। अब इसे कराने से पहले मुझे थोड़ी सी एक कहानी बतानी है आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। पहले एक ऐड आया था, ये क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर का। ये उस टाइम की बात है जब मैं बीकॉम वगैरह में था, 2001-2002 की बात है। उस टाइम पे ये ऐड चला था, एक बहुत स्मार्ट सी कोई मॉडल थी और वो ऐसे ही बाल यूं खींच खींच के दिखाती थी। हेड एंड शोल्डर यूज कीजिए 14 दिन तक, आपकी गारंटेड बाल पूरे मजबूत, खींच खींच टूट ही नहीं रहे। तो उस पे लिखा था बेटा वर्ड गारंटी, हेड एंड शोल्डर पे वर्ड लिखा आता था गारंटी उसके रैपर पे। तो हुआ क्या, एक आदमी ने यूज किया, उसके बाल गंजे हो गए, बाल उड़ गए और बेचारा गंजा हो गया। और ना कि सिर्फ गंजा बल्कि वो जमीन बंजर हो गई, परमानेंट तौर पर। तो अब उसने केस कर दिया कि आपने ऐसे से कहा था ये वो, अब जिंदगी भर बाल नहीं आएंगे, मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं जिंदगी बिना बाल के काम चलाऊंगा, मैं उन्हीं को देख के जी लूंगा। तो कंपनी ने कि बेटा कंपनी के ऊपर केस था। उस दौरान कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती होगी, उस दौरान कंपनी उसको कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाती थी। सोचो बेटा, कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी कह रही थी 10 लाख, नहीं भाई नहीं, इतने तो महंगे बाल नहीं आते, आप 6 लाख ले लीजिए हमसे। कंपनी कहती थी 6 लाख में मामला सेटल करो, कहना नहीं, तुझे पता है मेरे बाल कितने के थे, 10 लाख दे। तो मैं कह रहा हूं एक गंजे के एंगल से सोच रहे हैं, कंपनी के एंगल से। कंपनी के एंगल से सोचो, कंपनी के एंगल से बेटा देने पड़ भी सकते हैं, नहीं भी देने पड़ भी सकते हैं, नहीं भी। यहां पे अभी श्योर नहीं है कि देना है, अमाउंट तो श्योर क्या होगी, बात समझ लो। और अमाउंट का एस्टिमेशन भी श्योर नहीं था। मैंने आपको 3 चीज बोली, अमाउंट पहले बात तो देना है कि नहीं देना है यही श्योर नहीं है। मान लिया कंपनी केस जीत गई, कोई टेक्निकल पॉइंट निकाला कि नहीं इसने ये वाला शैम्पू यूज नहीं किया था और जीत गई कंपनी, तो फिर देना ही नहीं होगा। लेकिन अगर हार गई, टेक्निकल पॉइंट नहीं निकला, तो बेटा हार जाएगी। कंपनी के एंगल से सोचो, देना पड़ भी सकता है, नहीं भी। और अमाउंट कितनी है ये अंदाजा लग भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? दूसरी बात, हो सकता है वो उसके लिए कैश देना पड़े या किसी और चीज को लेके मान जाए, है ना। बेटा गंजे के एंगल से सोचो, मिल भी सकता है, नहीं भी, मिल भी सकता है, नहीं भी। अमाउंट भी श्योर नहीं है, लेकिन ना तो मिलना श्योर है और ना अमाउंट श्योर है। या तो मतलब अमाउंट एक बार को हो सकता है अमाउंट श्योर हो जाए, पर मिलना श्योर हो ये नहीं ना। कहे कि मेरे को तो पता है मेरे बाल 10 लाख के 10 लाख लेके रहूंगा, नहीं अमाउंट, चलो अमाउंट श्योर मानते हो ठीक है, पर मिलना श्योर नहीं है ना। क्लियर? तो गंजे के एंगल से कंटीजेंट असेट्स है और कंपनी के एंगल से कंटीजेंट लायबिलिटी है, देनी भी पड़ सकती है, नहीं भी। बात समझ रहे हो बेटा? एक बहुत हल्के हल्के से डिफरेंसेस होते हैं प्रोविजंस में और कंटीजेंट लायबिलिटी में और लायबिलिटीज में। बात समझ रहे हो? मैं इसको ऐसे बताता हूं, लायबिलिटी में, प्रोविजंस में और कंटीजेंट लायबिलिटी में, लायबिलिटीज में, प्रोविजंस में और कंटीजेंट लायबिलिटी में हल्का सा डिफरेंस होता चला जाता है और इन्हीं का डिफरेंस हमें मेनली पढ़ना है। कंटीजेंट असेट्स तो समझ में आया, कंटीजेंट लायबिलिटी भी समझ में आया, लेकिन इसी चैप्टर का एक पार्ट हो रहा है बेटा, प्रोविजंस, लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, जो हमें पढ़ना है। आओ पहले इसको देखें। पहली बात देखें, कंटीजेंट असेट्स क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बेटा गंजे के एंगल से सोचोगे तो जल्दी समझ में आएगा। वो गंजा सोच रहा है पॉसिबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, मतलब इससे पता चला ये श्योरिटी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी। ऑफ आएगा आएगा आएगा। बेटा यही चीज है, मैं कंटीजेंट लायबिलिटी में बात करूंगा तो पॉसिबिलिटी आउटफ्लो की होगी। बात समझ रहे हो? मैं रिसीवर के एंगल से बात करूं, पॉसिबिलिटी है इनफ्लो हो सकता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, ठीक है भाई। किस वजह से? बिकॉज ऑफ पास्ट में एक ऐसी घटना हुई है जिससे बात उत्पन्न हुई है, जिससे बात सामने आई है, ठीक है।
एग्जिस्टेंस किसका, इस इनफ्लो का डिपेंड है फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स पर, जो फ्यूचर में इवेंट घटित होगी। दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ये पॉसिबिलिटी किससे बनी, पास्ट इवेंट से। किस बात की पॉसिबिलिटी है, पैसे का मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट का आना। इकोनॉमिक बेनिफिट का आना किस पे डिपेंड होता है, फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट्स पर। क्लियर। गंजा कह रहा है क्या पॉसिबिलिटी है, पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अच्छा पॉसिबिलिटी है, गंजा कह रहा है हो भी सकता है नहीं भी, क्या, पैसे का आना। अच्छा ये बात, ये कैसे कैसे पता ना, बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, ये बात होनी और ना होनी ये इस बात से आई। अच्छा अब पैसा ये डिपेंड करेगा इसका श्योरिटी कब होगी, फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट है, अगर वो घटित हो गई तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा होली जो कंट्रोल में है क्या गंजे के, बोलो नहीं ना, ठीक है ना। एक बिजनेस जब ये कहता है ये मेरे लिए असेट्स है, एंटरप्राइज की जगह समझ लो गंजा लिख लो, बात में बोल्ड पर्सन जिसके बाल मिसहैपनिंग हो गई है, तो उसके कंट्रोल में है क्या, जरा सा भी नहीं, उसके कंट्रोल से बात पूरी तरह बाहर है, तभी तो कहते हैं डिपेंड करता है, वरना कहता कि हाँ मैं ऐसा करके रहूंगा। अगर हल्का सा भी उसके कंट्रोल में होता तो फिर ये कंटीन्यूंसी नहीं होती। नेक्स्ट, नीड टू बी डिस्क्लोज, क्या इसको गंजा अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा, नीड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, नहीं जी नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रूडेंस क्या कहता है, जब आना श्योर हो तब दिखाओ, यही तो कहता है प्रूडेंस। अच्छा फिर क्या करेंगे, इसका कहीं डिस्क्लोजर करेंगे नहीं भाई कहीं नहीं करेंगे, बस अंदर के लोग आपस में बात करते रहेंगे, अंदर के लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कैसे बात करते हैं, एक दूसरे को रिपोर्टिंग करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाएगा जनरली जो पब्लिश होता है। यूजुअली डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये इफ कंपनी लिखा गया। हाँ अगर कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर कंपनी नहीं है तो इंडिविजुअल का मैनेजमेंट, पार्टनरशिप का मैनेजमेंट आपस में बातें कर सकते हैं रिपोर्टिंग के थ्रू, कोई दिक्कत, ठीक है। तो गंजे के लिए क्लेम क्या है, कंटीजेंट असेट्स एग्जांपल। क्लियर, आई होप सब बच्चों को समझ में है। इससे क्या निकल के है, पॉसिबिलिटी किस बात की, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। ये पॉसिबिलिटी कहां से, पास्ट इवेंट से अराइज हुई, और इसका एग्जिस्टेंस, इनफ्लो का एग्जिस्टेंस डिपेंड है फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट, कौन सी, जो होली आउट ऑफ कंट्रोल है, नॉट होली इन कंट्रोल मतलब होली आउट ऑफ कंट्रोल है। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग लायबिलिटी, बेटा इसी के रिवर्स डेफिनेशन इसकी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन, अच्छा सॉरी यहां बेटा पॉसिबल ऑब्लिगेशन आएगा, प्लीज आप इसको पॉसिबल ऑब्लिगेशन पढ़ें, ठीक है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ऑफ एन आउटफ्लो, बल्कि मैं इसको ठीक कर ही देता हूं, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, बात समझ गए, अराइजेस किससे हुई, पास्ट इवेंट से, कंपनी के एंगल से, ठीक है। पॉसिबल है मतलब देना ही पड़ सकता है, नहीं भी देना, ये क्या है, हो भी सकता है नहीं भी, क्या देना, अच्छा किसका, इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। ये पॉसिबिलिटी कहां से आई, बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट आई, ठीक है। जिसका डिसाइड होना कब है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, जो नॉट होली कंट्रोल, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइजेस, जो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है एंटरप्राइजेस के, कंपनी के, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में एक चीज और जुड़ जाती है, ए रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट कैन नॉट बी मेड, ठीक है ना, एंड ये वाली बात भी है, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां पे दिखाएंगे, सिर्फ ओनली इन फुटनोट, बस एक इंफॉर्मेशन के रूप में दिखा देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, जहां पे फुल डिस्क्लोजर कहता है ना, सारी बातें बताओ जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बारे में सही डिसीजन ले सके। क्लियर, वहां पर एग्जांपल, हेड एंड शोल्डर कंपनी के लिए क्लेम क्या है बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटी। आई होप सब बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट, अब प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी, इनमें डिफरेंस समझने से पहले हम देखते हैं प्रोविजंस और कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क है। अच्छा थोड़ा सा कम कर लो सर, कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है आवाज थोड़ी सी। हाँ बेटा, एक तो है कंटीजेंट लायबिलिटी,
और एक है प्रोविजंस, एक और चीज है लायबिलिटी। पहले इसको समझेंगे फिर मैं आपकी टेबल बनाऊंगा। बेटा कंटेन लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी श्योरिटी है क्या, नहीं। और प्रोविजंस, प्रोविजन मतलब अंदाजा, यहां पर लायबिलिटी तो श्योर है, पक्का देना है, पक्का देना है, बस ये। इसके बाद में कंटेन लायबिलिटी में अमाउंट श्योरिटी है क्या, नहीं, यहां पर अमाउंट श्योरिटी नहीं है। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितने पैसे मार सकते हैं पता ही नहीं है, पर यह पक्का है कि पैसे मरने वाले हैं, इसलिए तो उसको नाम प्रोविजन देते हैं। अच्छा, यहां पे अमाउंट की श्योरिटी भी नहीं। एस्टिमेशन हो सकता है क्या, नहीं, यहां पे एस्टिमेशन की बात ही नहीं उठ रही। जब अमाउंट ही नहीं है उसका अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं, यस, मार्केट में ट्रेंड है जी 2% का, अंदाजा लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं कि नहीं। अगर एस्टिमेशन पॉसिबल है देन इट इज प्रोविजन। अब मैं आता हूं बेटा लायबिलिटी में। लायबिलिटी में और इसमें क्या फर्क होता है बेटा, लायबिलिटी बात होती है प्रोविजन से आगे की। प्रोविजन के आगे भी समझ लो एक टेबल बनी हुई है, उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मतलब ये आपको बनवाऊंगा मैं, पर इमेजिन करो पहले। उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है लायबिलिटी श्योरिटी यस, अमाउंट श्योरिटी यस, एस्टिमेशन की जरूरत ही नहीं है जब अमाउंट श्योर है। बात समझ रहे हो? अमाउंट श्योरिटी यस, श्योर है अमाउंट, तो एस्टिमेशन की जरूरत ही नहीं है। फटाफट से सब बच्चे एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम वाली टेबल बनाएंगे। मैं बनवा रहा हूं बोल के ऑलरेडी।